नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश। दोस्तों, आखिर भारत के युवाओं द्वारा बनाए गए एक छोटे से प्राइवेट सैटेलाइट के अंदर ऐसा क्या लगा है जिसने इसरो के बड़े रॉकेट से भी ज्यादा पाकिस्तान की सेना और खुफिया एजेंसियों की रातों की नींद उड़ा दी है। भारतीय प्राइवेट स्टार्टअप कंपनी स्काई रूट के 350 किलो वाले रॉकेट के अंदर ऐसा क्या है जिसने रातों रात एशिया का स्पेस गेम पलट करके रख दिया है। कचरा साफ करने के नाम पर यह रॉकेट अपने साथ में जो एम्ब्रेस रोबोटिक आर्म लेकर के गया है, क्या वो सिर्फ कचरे की सफाई करेगी या फिर अंतरिक्ष के अंदर दुश्मन देशों के सैटेलाइट्स को दबोचने वाला कोई सीक्रेट वेपन है। जब भारत का सारा फोकस गगनयान पर है तो अचानक से विक्रम-1 रॉकेट को इतनी जल्दबाजी के अंदर, और वो भी इसरो के लॉन्च पैड से ही लो अर्थ ऑर्बिट में क्यों भेजा गया है। और इस काम के लिए साल 2020 के अंदर बंद दरवाजों के भीतर मोदी सरकार ने अचानक ऐसा कौन सा खुफिया फैसला लिया था जिसने रातों रात $650 बिलियन के स्पेस मार्केट का रुख अमेरिका से मोड़ करके सीधे भारत की तरफ कर दिया है। क्या भारत के ये 200 से ज्यादा प्राइवेट स्पेस स्टार्टअप्स सिर्फ कमर्शियल सैटेलाइट बना रहे हैं या फिर अंतरिक्ष के अंदर भारत की कोई नई साइलेंट स्पेस आर्मी तैयार की जा रही है जिसकी भनक दुश्मनों को आज तक नहीं लगी है। दोस्तों, आज हम एक ऐसे चक्रव्यूह को डिकोड करेंगे जिसे भारत के 200 से ज्यादा खूंखार स्पेस स्टार्टअप्स ने मिलकर के रचा है। एक ऐसा मास्टर प्लान जिसने पाकिस्तान और चाइना की सेना और खुफिया एजेंसियों की रातों की नींद उड़ा दी है और इलॉन मस्क की स्पेस एक्स जैसी अरबों डॉलर की कंपनी को भी अंदर ही अंदर घबराने पर मजबूर कर दिया है। दोस्तों, वो समय है 18 जुलाई 2026 की दोपहर 12:08। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में मौजूद सतीश धवन स्पेस सेंटर से एक रॉकेट आसमान का सीना चीरता हुआ निकलता है। नाम है विक्रम-1। मिशन का नाम है आगमन। लेकिन दोस्तों, ये कोई आम लॉन्च नहीं है। ये भारत के इतिहास का पहला ऐसा ऑर्बिटल रॉकेट है जिसे पूरी तरह से एक प्राइवेट कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस ने बनाया है। विक्रम-1 अपने साथ में करीब 350 किलोग्राम का पेलोड लेकर के धरती के 450 किलोमीटर ऊपर लो अर्थ ऑर्बिट की तरफ बढ़ रहा होता है। इस रॉकेट का पूरा ढांचा एडवांस कार्बन फाइबर से बना होता है जो स्टील से 5 गुना हल्का और कई गुना ज्यादा मजबूत होता है। इसके शुरुआती 3 चरणों के अंदर सॉलिड फ्यूल होता है, लेकिन इसके चौथे और सबसे ऊपरी चरण के अंदर एक ऐसा लिक्विड इंजन लगा होता है जिसे पूरी तरह से 3D प्रिंटर से बनाया गया था। मतलब दोस्तों, जिस इंजन को बनाने में दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसियों को महीनों लग जाते हैं, उसे भारत के युवाओं ने कुछ ही दिनों के अंदर प्रिंट करके रॉकेट में फिट कर दिया। लेकिन दोस्तों, असली खेल इस रॉकेट की बनावट में नहीं बल्कि इसके अंदर रखे उन 6 पेलोड्स में है जिनके बारे में जान करके दुनिया के बड़े बड़े डिफेंस और स्पेस एक्सपर्ट्स हैरान हैं। दोस्तों, जब विक्रम-1 ने स्पेस के अंदर अपनी तय कक्षा हासिल की तो उसके अंदर से कुछ ऐसी चीजें बाहर आई जो स्पेस हिस्ट्री में पहले कभी नहीं देखी गई। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उस रहस्यमयी पेलोड की जिसने सबका ध्यान खींचा है। रॉकेट के अंदर कॉस्मिक ब्लूम नाम का एक लैब में बना हुआ हीरा रखा गया है। इसके साथ ही 18 कैरेट सोने से बना एक छोटा सा रॉकेट भी है जिसके अंदर भारत के 3 महान वैज्ञानिकों डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर विक्रम साराभाई और नोबेल प्राइज विनर डॉक्टर सीवी रमन की मिनिएचर मूर्तियां रखी गई थी। अब दोस्तों, सवाल ये उठता है कि एक कमर्शियल रॉकेट के अंदर सोना और हीरा भेजने का क्या मतलब है। ऊपरी तौर पर देखने में ये कला, विज्ञान और भारत के महान वैज्ञानिकों को एक श्रद्धांजलि देने का जैसा तरीका लगता है, लेकिन जियोपॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक नजरिए से देखें तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज है। भारत दुनिया को ये बता रहा है कि अंतरिक्ष अब सिर्फ एक्सपेरिमेंट की जगह नहीं रह गई है बल्कि भारत वहां अपनी एक परमानेंट हिडन लेगेसी एस्टेब्लिश करने जा रहा है। ये एक तरह का सॉफ्ट पावर प्रपल्सन है जो दुनिया को दिखाता है कि भारतीय प्राइवेट सेक्टर के पास में सिर्फ सस्ती टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि एक विजन भी है।
लेकिन दोस्तों कहानी में असली सस्पेंस तब आता है जब हम विक्रम 1 के एक और खास पेलोड एम्ब्रेस रोबोटिक आर्म की बात करते हैं। इसे भारतीय कंपनी कॉस्मोसर्व स्पेस ने बनाया है। दुनिया को बताया गया कि ये एक कचरा उठाने वाला रोबोट है। हम सब जानते हैं दोस्तों कि पृथ्वी की कक्षा में लाखों की तादाद के अंदर पुराने सैटेलाइट्स और रॉकेट्स का मलबा घूम रहा है, जो नए मिशंस के लिए बहुत ज्यादा बड़ा खतरा है। एम्ब्रेस का काम है इस मलबे को पकड़ना और उसे रास्ते से हटा देना। लेकिन अगर आप डिफेंस स्ट्रेटेजी को गहराई से समझते हैं तो आपको इसके पीछे का असली साइलेंट वेपन भी नजर आ जाएगा। दोस्तों जरा सोचिए, जो रोबोटिक आर्म स्पेस के अंदर 24 घंटे हजारों किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ रहे किसी मलबे को सटीकता के साथ में पकड़ सकती है, क्या वो युद्ध की स्थिति में चाइना या फिर पाकिस्तान के किसी एक्टिव मिलिट्री सैटेलाइट को नहीं पकड़ पाएगी? स्पेस वेपनाइजेशन आज के दौर की सबसे बड़ी हकीकत है। अमेरिका, रसिया और चाइना सालों से ऐसी टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हैं जो स्पेस के अंदर ही दुश्मन के कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स को तबाह कर सके। दोस्तों भारत आधिकारिक तौर पर इसे कभी भी वेपन नहीं कहेगा, लेकिन एम्ब्रेस जैसे प्रोजेक्ट्स के जरिए भारत ने दुनिया को खामोशी से दिखा दिया है कि अगर जरूरत पड़ी तो हमारी प्राइवेट कंपनियां भी स्पेस के अंदर भारत के दुश्मनों को अंधा करने की ताकत रखती हैं। अब दोस्तों आपके दिमाग में ये सवाल जरूर कौंध रहा होगा कि आखिर भारत में अचानक से ये प्राइवेट स्पेस क्रांति कहां से आ गई। तो दोस्तों इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी शुरू होती है साल 2018 में, जब पवन कुमार चंदाना और नागा भरत डाका ये दोनों युवा इसरो में एक पक्की और शानदार सरकारी नौकरी कर रहे थे। लेकिन इनके दिमाग में कुछ और ही पल रहा था। इन्होंने देखा कि पूरी दुनिया में छोटे सैटेलाइट्स की मांग तेजी से बढ़ रही है। इंटरनेट से लेकर के खेती, मौसम और जीपीएस तक हर चीज के लिए छोटे सैटेलाइट्स चाहिए। लेकिन इसरो एक सरकारी संस्था है, उसकी अपनी सीमाएं हैं। इसरो का मुख्य काम बड़े साइंटिफिक मिशन करना है, ना कि हर दिन कमर्शियली सैटेलाइट्स लॉन्च करना। पवन और भरत को समझ में आ गया कि अगर भारत को ग्लोबल स्पेस मार्केट के ऊपर कब्जा करना है तो एक प्राइवेट स्पेस एक्स जैसी कंपनी बनानी ही पड़ेगी। उन्होंने अपनी पक्की सरकारी नौकरी को लात मारी और स्काई रूट एरोस्पेस की नींव रख दी। दोस्तों शुरुआत में उन्हें बहुत सारी मुश्किलें आई। फंडिंग से लेकर के सरकारी नियमों तक हर जगह रुकावटें थी। भारत में उस टाइम तक प्राइवेट कंपनियों को रॉकेट बनाने या इसरो के लॉन्च पैड इस्तेमाल करने की कोई भी कानूनी इजाजत नहीं थी। लेकिन फिर आया साल 2020 का टाइम। ये वो साल था जिसने एशिया का स्पेस गेम हमेशा के लिए पलट करके रख दिया। बंद दरवाजों के पीछे मोदी सरकार ने एक ऐसा खुफिया और ऐतिहासिक डिसीजन लिया जिसकी भनक शायद वेस्टर्न कंट्रीज को भी नहीं थी। दोस्तों मोदी सरकार ने स्पेस सेक्टर को पूरी तरह से प्राइवेट कंपनीज के लिए खोल करके रख दिया। इसके लिए इन स्पेस नाम की एक नई सिंगल विंडो नोडल एजेंसी बनाई गई, जिसका काम था प्राइवेट स्टार्टअप्स को इसरो की फैसिलिटीज जैसे कि लॉन्च पैड्स और टेस्टिंग लैब्स किराए के ऊपर मुहैया करवाना। साथ ही सरकार ने इंडियन स्पेस पॉलिसी के अंदर 2023 लागू की और स्पेस सेक्टर के अंदर 100% विदेशी निवेश यानी कि एफडीआई को भी मंजूरी दे डाली। दोस्तों 60 सालों तक जिस इसरो ने अपने लॉन्च पैड की तरफ किसी को झांकने तक नहीं दिया था, आज उसी इसरो के वैज्ञानिक स्काई रूट के रॉकेट को लॉन्च करके उसे मॉनिटर कर रहे थे। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने विक्रम 1 के अंदर अपने हाथ से लिखा एक पोस्ट कार्ड भेजा है जिस पर वंदे मातरम लिखा हुआ था। दोस्तों लॉन्च के तुरंत बाद प्रधानमंत्री मोदी ने स्काई रूट की टीम से बात की और इसे भारत की अंतरिक्ष यात्रा का एक नया अध्याय बताया। दोस्तों ये सिर्फ एक नीतिगत बदलाव नहीं था, ये भारत की स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी का सबसे बड़ा सबूत है। दोस्तों सरकार समझ चुकी है कि स्पेस अब सिर्फ साइंस का विषय नहीं है, ये 650 बिलियन डॉलर की एक विशाल इकोनॉमी है और इस पर बिना प्राइवेट सेक्टर के कब्जा नहीं किया जा सकता है। 650 बिलियन डॉलर का ये मार्केट आखिर है क्या, और इलोन मस्क की स्पेस एक्स भारत के इन नए नवेले स्टार्टअप से क्यों घबरा रही है? तो दोस्तों इसे समझना बेहद जरूरी है। आज के टाइम के अंदर दुनिया भर की हजारों कंपनियां अपने छोटे सैटेलाइट्स स्पेस के अंदर भेजना चाहती हैं। स्पेस एक्स का फॉल्कन 9 रॉकेट बहुत शानदार है, लेकिन वो एक
बस की तरह काम करता है। आपको स्पेस एक्स के रॉकेट के अंदर अपनी जगह बुक करनी पड़ती है, महीनों या फिर सालों तक इंतजार करना पड़ता है और फिर वो रॉकेट जहां जाता है आपको अपना सैटेलाइट वहीं पर ही छोड़ना पड़ता है। इसे राइड शेयरिंग कहते हैं। लेकिन दोस्तों, स्काई रूट जैसी भारतीय कंपनियों का मॉडल बिल्कुल डिफरेंट है। ये बस नहीं है बल्कि प्राइवेट टैक्सी की तरह काम करती हैं। विक्रम वन को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इसे दुनिया के किसी भी कोने में बहुत ही कम टाइम के अंदर असेंबल करके लॉन्च किया जा सकता है। आप जब चाहें जहां चाहें अपने सैटेलाइट को अपनी मर्जी से ऑर्बिट में लॉन्च कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, भारत की फ्रूगल इंजीनियरिंग यानी कि कम खर्च के अंदर बेहतरीन टेक्नोलॉजी। जो काम अमेरिका के अंदर करोड़ों डॉलर के अंदर होता है वो भारत के युवा 1/3 से भी कम कीमत पर कर डालते हैं। और यही वजह है कि आज जर्मनी जैसे विकसित देश भी अपने UD3PP और MD3RN जैसे अहम टेक्नोलॉजी पेलोड्स स्पेस एक्स को देने के बजाय भारत के विक्रम वन रॉकेट से भेज रहे हैं। ये इलॉन मस्क के लिए एक सीधा और बहुत बड़ा अलार्म है कि स्पेस कमर्शलाइजेशन के अंदर भारत अब सिर्फ एक दर्शक नहीं है बल्कि सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर बन चुका है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि स्काई रूट भारत की इकलौती प्राइवेट स्पेस कंपनी है तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। इस टाइम पर भारत के अंदर 200 से ज्यादा स्पेस स्टार्टअप्स का एक खूंखार चक्रव्यूह तैयार हो चुका है जो ग्लोबल मार्केट के अंदर बवंडर लाने के लिए बिल्कुल तैयार है। दोस्तों, जरा अग्निकुल कॉस्मोस की तरफ देख लीजिए। ये कंपनी पूरी तरह से 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन बना रही है। जहां एक आम इंजन को बनाने के अंदर ही महीनों की वेल्डिंग और मशीनिंग लगती है, वहीं अग्निकुल कॉस्मोस कुछ ही घंटों के अंदर पूरा का पूरा इंजन एक सिंगल पीस के अंदर प्रिंट करके दे देता है। दोस्तों, नासा के वैज्ञानिक भी इस स्पीड और एक्यूरेसी को देख करके हैरान हैं। वहीं पिक्सेल नाम का एक और भारतीय स्टार्टअप ऐसे हाइपर स्पेक्ट्रल कैमरे वाले सैटेलाइट बना रहा है जो अंतरिक्ष से ही जमीन के अंदर मौजूद खनिजों, गैस लीकेज और यहां तक कि फसलों की बीमारियों को भी स्कैन कर सकते हैं। दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनियां पिक्सेल का डेटा खरीदने के लिए लाइन में खड़ी हैं। दोस्तों, इसी तरह बेलाट्रिक्स एरोस्पेस नाम की कंपनी पानी और ग्रीन प्रोपेलेंट से चलने वाले थ्रस्टर्स बना रही है जो अंतरिक्ष के अंदर सैटेलाइट्स को दिशा देते हैं। और दिगंतरा नाम का स्टार्टअप अंतरिक्ष का गूगल मैप बना रहा है ताकि सैटेलाइट्स को मलबे से टकराने से बचाया जा सके। ये सिर्फ स्टार्टअप्स नहीं हैं, ये भारत की एक नई साइलेंट स्पेस आर्मी है जो हर मोर्चे पर अमेरिका और यूरोप के स्पेस वर्चस्व को चुनौती दे रही है। अब दोस्तों, इस पूरी कहानी के अंदर चाइना का एंगल भी समझना बेहद जरूरी है। दोस्तों, चाइना के पास में अथाह पैसा है, उसकी स्पेस एजेंसी CNSA बहुत ज्यादा पावरफुल है। चाइना के प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी लैंड स्पेस और आई स्पेस जैसी कई कंपनियां हैं जो सफल ऑर्बिटर लॉन्च कर चुकी हैं। लेकिन दोस्तों, इसके बावजूद वेस्टर्न कंट्रीज और दुनिया की बड़ी कमर्शियल कंपनियां चाइना के पास में नहीं जाना चाहती। क्यों? क्योंकि इसका सीधा सा जो जवाब है वो है ट्रस्ट डेफिसिट और जियोपॉलिटिक्स। दोस्तों, अमेरिका और यूरोप को डर लगता है कि अगर वो अपने एडवांस सैटेलाइट्स चाइना के रॉकेट्स के पास में भेजेंगे तो चाइना उनकी संवेदनशील टेक्नोलॉजी चुरा सकता है या उसमें कोई स्पाईवेयर डाल सकता है। दोस्तों, वेस्टर्न कंट्रीज ने चाइना पर कई तरह के सैंक्शंस भी लगा रखे हैं। ऐसे में दोस्तों, पूरी दुनिया के सामने एक बहुत बड़ा खालीपन यानी वैक्यूम क्रिएट हो गया है। उन्हें एक ऐसा देश चाहिए था जिसके पास में बेहतरीन टेक्नोलॉजी हो, लॉन्च की कीमत कम हो और सबसे बड़ी बात, जिस पर आंख बंद करके भरोसा किया जा सके। भारत ने अपनी मजबूत डेमोक्रेसी, पारदर्शी कानूनी ढांचे और ग्लोबल कूटनीति के दम पर खुद को इस भरोसेमंद विकल्प के तौर पर स्टेब्लिश कर लिया है। आज पश्चिमी देश चाइना को लात मार करके भारत की इन अनजान कंपनियों के ऊपर करोड़ों डॉलर का दांव लगा रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि भारत उनके डेटा और टेक्नोलॉजी के साथ में कोई खिलवाड़ नहीं करेगा। लेकिन दोस्तों, भारत की इस ऐतिहासिक कामयाबी से अगर किसी को सबसे ज्यादा जलन हो रही है तो वो है हमारा पड़ोसी पाकिस्तान। पाकिस्तान की सेना और उसकी खुफिया एजेंसी ISI इस समय गहरे खौफ में है और उनका ये खौफ बिल्कुल जायज भी है। दोस्तों, पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी सुपार्को की स्थापना साल 1961 के अंदर हुई थी, यानी कि भारत के इसरो से भी 8 साल पहले। लेकिन दोस्तों, आज 60 साल से ज्यादा वक्त बीतने के बाद भी सुपार्को एक भी स्वदेशी सैटेलाइट या लॉन्च व्हीकल नहीं बना पाया है।
पाकिस्तान अपने हर छोटे बड़े स्पेस मिशन के लिए चाइना के टुकड़ों पर पलता है, लेकिन दोस्तों पाकिस्तान का असली डर भारत के कमर्शियल स्पेस मार्केट से नहीं है। उसका असली डर उस ड्यूल यूज टेक्नोलॉजी से है जो भारत के ये प्राइवेट स्टार्टअप्स विकसित कर रहे हैं। इसे बहुत ध्यान से समझिए दोस्तों। जो रॉकेट स्पेस के अंदर सैटेलाइट ले जा सकता है, वही रॉकेट तकनीक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी कि आईसीबीएम बनाने में भी काम आ सकती है। भारत की प्राइवेट कंपनियां जिस रफ्तार से नए कार्बन कंपोजिट मटेरियल, एडवांस गाइडेंस सिस्टम और लिक्विड प्रपल्सन तकनीक के ऊपर काम कर रही हैं, वो इनडायरेक्टली भारत की सैन्य ताकत को कई ज्यादा गुना बढ़ा रही है। इसके अलावा दोस्तों पिक्सेल जैसी प्राइवेट कंपनियों के जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स आज कमर्शियल डेटा बेच रहे हैं, भविष्य में वही सैटेलाइट एलओसी के पार पाकिस्तान की हर छोटी बड़ी हलचल पर 24 घंटे नजर रख सकते हैं। पहले अगर भारतीय सेना को किसी खास इलाके की हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें चाहिए होती थी तो उन्हें इसरो या फिर विदेशी एजेंसियों पर डिपेंडेंट रहना पड़ता था, जिसमें टाइम लगता था। लेकिन दोस्तों अब भारत का प्राइवेट सेक्टर रियल टाइम के अंदर अपनी ही सेना को ऐसे डेटा प्रोवाइड कर सकता है जिसकी भनक पाकिस्तान को कानों कान नहीं लगेगी। एक तरफ पाकिस्तान भयानक आर्थिक संकट, कर्ज और भूखमरी से जूझ रहा है और दूसरी तरफ भारत के कॉलेज से निकले 22 से लेकर के 25 साल के लड़के ऐसे स्पेस स्टार्टअप्स खड़े कर रहे हैं जिनकी वैल्यूएशन करोड़ों डॉलर के अंदर है। ये पाकिस्तान के नीति निर्माताओं और उनकी आर्मी के लिए साइकोलॉजिकल लेवल पर एक बहुत बड़ा और शर्मनाक वाला मामला बन जाता है। वो दोस्तों समझ चुके हैं कि भारत अब सिर्फ जमीन या हवा पर नहीं बल्कि अंतरिक्ष में भी उन्हें चारों तरफ से घेर चुका है। दोस्तों इस पूरी क्रांति के पीछे एक और बहुत बड़ा मास्टर प्लान काम कर रहा है और वो है इसरो का नया अवतार। दोस्तों आपके मन में ये सवाल जरूर कौंध रहा होगा कि अगर प्राइवेट कंपनियां ही सब कुछ करेंगी तो इसरो क्या करेगा। असल में सरकार ने ये पूरा गेम ही इसरो को एक नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए सेट किया है। पिछले कई सालों में इसरो अपना ज्यादातर टाइम और रिसोर्सेज छोटे और कमर्शियल सैटेलाइट्स को लॉन्च करने में लगा रहा था। इससे इसरो को पैसा तो मिल रहा था, लेकिन उनके पास में डीप स्पेस मिशंस और नई रिसर्च के लिए टाइम नहीं मिल पा रहा था। अब विक्रम-1 और पीएसएलवी जैसे रॉकेट्स का कमर्शियली काम पूरी तरह से स्काई रूट और इंडिया स्पेस लिमिटेड जैसी संस्थाओं के पास में चला जाएगा। इससे इसरो का बहुत बड़ा बोझ कम हो जाएगा। अब इसरो अपना पूरा फोकस गगनयान जैसे ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशंस, चंद्रयान के अगले चरणों, मंगल और शुक्र ग्रह के डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन और नेक्स्ट जनरेशन के रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल्स बनाने पर लगाएगा। दोस्तों भारत सरकार ने बहुत ही चालाकी से अपने स्पेस सेक्टर को 2 हिस्सों के अंदर डिवाइड कर दिया है। प्राइवेट सेक्टर पैसा कमाएगा और ग्लोबल मार्केट पर कब्जा करेगा, जबकि इसरो दुनिया की सबसे एडवांस और फ्यूचरिस्टिक स्पेस टेक्नोलॉजी विकसित करके भारत को नासा के बराबर खड़ा कर देगा। दोस्तों आज जब हम विक्रम-1 की सफलता को देखते हैं तो हमें ये समझना होगा कि ये सिर्फ एक रॉकेट की उड़ान नहीं है, ये एक नए भारत की उड़ान है जो अब किसी से टेक्नोलॉजी मांगता नहीं है बल्कि अपनी तकनीक के ऊपर दुनिया को नचाता है। आज से 10 साल पहले किसी ने सोचा नहीं था कि भारत का प्राइवेट सेक्टर कभी स्पेस एक्स जैसी कंपनियों को सीधे टक्कर देगा, लेकिन आज ये मुमकिन है। सरकार की दूरदर्शी नीतियों, इसरो के मार्गदर्शन और भारत के युवाओं की बेखौफ जिद ने उस असंभव को मुमकिन कर दिखाया है, जिसे देख करके आज पूरी दुनिया हैरान है। दोस्तों अब आप हमारे स्पेस के जो वैज्ञानिक हैं उनको लेकर के क्या कुछ सोचते हैं? उनके लिए जिस तरीके से स्काई रूट एरोस्पेस ने सफलता हासिल की है, उसके लिए हमारे इन युवा वैज्ञानिकों के लिए जय हिंद जरूर बनता है। नमस्कार दोस्तों।